वेलकम गाइस। जो मैंने आपको दो स्टोरी सुनाई थी, एक तो चिली की और एक पोलैंड की। उससे हमने दो कंक्लूज़न निकाले। उसमें हमने दो चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि पीपल कुड नॉट चूज़ और चेंज देयर रूलर्स। तो लोग जो थे अपने रूलर्स को ना तो चूज़ कर पाए और ना ही उन्हें चेंज कर पाए। एंड सेकेंड थिंग वॉज there was no real freedom to express opinion, form political associations and organize protest and political action. साथ ही हमने ये भी देखा कि लोग जो पोलैंड में स्पेशली का जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का राज था, वहाँ पर लोगों को अपने ओपिनियन देने की आज़ादी नहीं थी, पॉलिटिकल एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आज़ादी नहीं थी, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे और कोई पॉलिटिकल एक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर एक रफ़ आइडेंटिटी जो निकलती है डेमोक्रेसी के बारे में, वो ये है: डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज़ पीपल टू चूज़ देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की वो फॉर्म है जिसमें लोग अपने रूलर्स खुद चुनते हैं। तो इन ए डेमोक्रेसी ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। तो एक डेमोक्रेसी में होता यह है कि जो लीडर्स होते हैं, जिन्हें लोग इलेक्ट करते हैं, उन्हीं को कंट्री पर राज करना चाहिए। एंड पीपल हैव टू द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़, टू ऑर्गेनाइज एंड टू प्रोटेस्ट। और लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें संगठन बनाने की आज़ादी मिलनी चाहिए, और अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो उसको प्रोटेस्ट करने की यानी कि विरोध करने की भी छूट मिलनी चाहिए। तो फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी देखिए कैसे कैसे बढ़ी, उसके बारे में हम देखते हैं किस किस हिसाब से, कब किस किस टाइम में कितनी डेमोक्रेसी का जो फैलाव हुआ वो कैसे हुआ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड मेनी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उसके बाद से डेमोक्रेसी का जो ज़ोर था वो यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ में फैला और लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया। इन ब्रिटेन थ्रू द 18th and 19th century the power of monarchy and feudal lords was reduced। ब्रिटेन में भी 18 और 19 सेंचुरी में जो मोनार्की यानी कि जो वहाँ राजा और रानी की पावर्स थी, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे बड़े बड़े, उनकी पावर्स कम की गई। द यूएसए अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787। यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया था वो 1787 में किया था। बट इन दीज कंट्रीज़ एंड मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ पीपल हैड टू स्ट्रगल फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन इसके बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद भी, काफ़ी कंट्रीज़ में यूनिवर्सल सफरेज के लिए स्ट्रगल काफ़ी लंबे टाइम तक चला। यूनिवर्सल सफरेज क्या है? यूनिवर्सल सफरेज का मीनिंग है कि जितने भी एडल्ट लोग हैं, चाहे वो आदमी हों या औरत हों, पढ़े लिखे हों, बिना पढ़े लिखे हों, पैसे वाले हों या गरीब हों, उन सभी को वोट देने की आज़ादी मिलनी चाहिए, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। By 1900, New Zealand was the only country which granted universal adult franchise। 1900 तक न्यूजीलैंड ऐसा पहला कंट्री रहा है जिसने अपने यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट की, यानी कि जितने भी एडल्ट लोग हैं, चाहे वो उनका जो एज लिमिट 18 या 21 या 25 जो भी रही होगी, लेकिन 1893 में उसने अपने यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अडॉप्ट कर ली। अर्ली डेमोक्रेसीज वर एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। जो शुरुआत की डेमोक्रेसीज थी वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका के काफ़ी कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश होने लगी थी। बाय देन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। लेकिन इसका जो इलेक्टेड लोग थे
उनको इलेक्ट करने की जो पावर थी, यानी कि जो वोट देने का अधिकार था, वो कुछ ही लोगों के पास था। कुछ लोगों से मतलब ये है जो पैसे वाले लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सोसाइटी में ऊंची स्टेटस रखते थे, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे। ये मानना था कि उनका जो सिलेक्शन होगा वो ज़्यादा बेटर होगा बजाय कम पढ़े लिखे या वर्कर क्लास वाले लोगों से। एक और यहाँ पर हेडिंग आता है, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म आप जानते हो या ना जानते हो, मैं बता देता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, यहाँ के जो वाइट लोग थे, ये दूसरे कंट्रीज़ की खोज करते थे, वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाते थे। कॉलोनी मतलब वहाँ के जो कुछ पार्ट या कोई स्टेट रही हो किसी कंट्री के अंदर, उसको अपने अंडर में ले लेते थे, वहाँ पर राज करते थे। तो ऐसे पार्ट को कॉलोनी बोला जाता था। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वर colonized by the European nations. India was one of those colonies. बहुत टाइम पहले काफ़ी कंट्रीज़ जो एशिया और अफ्रीका में थे उनको कॉलोनाइज कर दिया गया था यूरोपियन नेशंस ने, चाहे वो फ्रांस रहा हो, ब्रिटेन रहा हो, जर्मनी रहा हो, इटली रहा हो, ये सब पहुँचे हैं और इन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा किया। वहाँ के लोगों को अपने से इन्होंने लोअर समझा। तो इंडिया भी ऐसे ही कॉलोनी रहा था ब्रिटेन की। हालांकि पोर्टुगीज़ यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, डच रहे, फ्रांस के लोग रहे, लेकिन उनके हिस्से में छोटी कॉलोनी थी। गोवा बहुत छोटी कॉलोनी थी फ्रांस की। पीपल ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैड स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस। और जो कॉलोनाइज्ड पार्ट के जो लोग थे उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। मेनी ऑफ दिस countries became democratic immediately after the end of World War II in 1945। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद काफ़ी कंट्रीज़ जो थे इसमें जो कॉलोनाइज थे वो डेमोक्रेटिक बने। इंडिया गेट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड बिकेम अ डेमोक्रेसी, बट मोस्ट फॉर्मर कॉलोनी डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के बाद एक डेमोक्रेसी बना और वो डेमोक्रेसी आज तक चलती आ रही है। उसमें कभी किसी ने कोई भी गड़बड़ नहीं की है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ जो थी उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रह पाया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है घाना, अफ्रीका में एक कंट्री है। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर पहले बने थे वो थे क्वामे एंक्रुमा। और इंडिपेंडेंस घाना को मिली थी 1957 में, इंडिया से 10 साल के बाद। क्योंकि क्वामे एंक्रुमा की पार्टी जो थी वो फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी अच्छा रोल उसने निभाया था, तो इसलिए क्वामे एंक्रुमा को जो है पब्लिक की सहमति से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया था। लेकिन कई बार ये होता है कि पावर जब मिल जाती है तो आदमी का जो दिमाग है वो चेंज हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्वामे एंक्रुमा ने अपने आप को प्रेसिडेंट भी बना लिया और ये भी कह दिया कि मैं पूरे जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाले रहूँगा। इन 1966 ही वॉज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री, लेकिन लगभग 9 साल के बाद उनको जो है मिलिट्री ने वहाँ से हटा दिया। यहाँ मैं बताऊँ आपको कि क्वामे एंक्रुमा जो था वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बड़े अच्छे दोस्त रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की तरह वो अपनी पावर को छोड़ नहीं पाए। हालांकि नेहरू जी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था शुरुआत में, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक गवर्नमेंट बनाई गई थी जो इमीडिएटली कंट्री को चला सकी। उसको बोला गया था एंट्रिम गवर्नमेंट, और उसके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे। उसके बाद जब 1951 में पहला इलेक्शन हुआ तो फिर से जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया और वो अपनी डेथ यानी कि 1964 तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, लोगों की मर्ज़ी से।
लेकिन घाना में जो था वो हिसाब उल्टा था। तो इसी तरह जैसे घाना में हुआ, काफ़ी कंट्रीज़ में भी इस तरह के मिक्स रिकॉर्ड रहे हैं। कभी इलेक्शन और कभी ज़बरदस्ती किसी ने कब्ज़ा कर लिया, गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। और ये जो कब्ज़ा करने वाली बात है ये सिर्फ मिलिट्री कर सकती है, क्योंकि आम पब्लिक के पास इतनी पावर, इतने हथियार नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो यही देखा गया है कि जब भी ओवरथ्रो हुआ है किसी गवर्नमेंट का तो वो मिलिट्री ने ही किया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये पार्ट। थैंक यू।